अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर सिराज रफ़त के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी तीसरी एपिसोड है। नावल बहुत ज़्यादा मिस्ट्री और सस्पेंसफुल है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो नावल की बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या होते जाता है। मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस नावल के साथ। और नावल को दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गुल्लो आपा, ये हैदराबादी सूट रख लूँ? हिना ने कुर्ता अपने साथ लगाकर ख़ुद को आईने में देखते हुए कहा। सीमा भाभी का निकाह का सूट भी रख लो, कह देना कराची से वापस आकर दे दूँगी। शीनो ने इस्तेज़ाई अंदाज में मुफ्त मशवरा दिया। हिना की जान निकल कर रह गई। उसने पूरी कुव्वत से कुर्ता बेड की तरफ उछाल दिया। तौबा है शीनो, आराम से भी कह सकती थी, बच्ची ही तो है। गुल्लो को भी शीनो का अंदाज़ नागवार गुजरा। तो इसे इतनी समझ नहीं, वहाँ हम कौन सा तकरीब अटेंड करने जा रहे हैं। शीनो को अपने रवैये पर ज़रा मलाल न था। देखो भैया, तुम लोग ज़्यादा सामान न बांध लेना, प्लेन तो जल्दी पहुंचा देता है, सामान की वसूली में उससे डबल टाइम लग जाता है। वैसे भी बॉइनिंग की सीट्स हैं, 400-500 मुसाफिर, हर एक के 2-2 नग लाजमी। घंटा भर तक छकड़े भर भर के सामान आता रहता है। शीशे के पार तकते तकते आंखें पतरा जाती है। पिछली मरतबा जब कराची गई थी तो 200 से ज़्यादा मरतबा मैंने बोर्ड पढ़ा था। बराए मेहरबानी बाहर निकलने से पहले गुमशुदगी का क्लेम करें, बाद में कोई क्लेम कबूल नहीं किया जाएगा। जरी ने अपने साबका तजुर्बात का निचोड़ पेश किया। ऐसे करो, 2-2, 3-3 लड़कियों का सामान बड़े सूटकेस में कर दो, निक की गिनती भी आसानी रहेगी। तुम्हें नहीं पता, प्लेन से उतरकर सामान का इंतज़ार थका मारता है। जरी ने मशवरा के साथ साथ अगली सूरत हाल भी वाज़े की। इस्लामाबाद से जाएंगे ना? लाली ने पूछा। जाहिर है। मोना ने अपनी कमीज़ की तुरपाई के दौरान जवाब देने की फुर्सत निकाली। 5 बज रहे हैं, रोशी कहाँ है? तानिया को रोशी के गैर मौजूदगी महसूस हुई। सीमा भाभी के बेडरूम में होगी, वो मेके चली जाती हैं तो उसके मज़े आ जाते हैं। एसी चलाकर ठाठ से सोती है। शीनो मखसूस अंदाज में हंसी। कोई मज़े वज़े नहीं आ रहे, 3 बजे से बैठी अपनी खाला का इंतज़ार कर रही हूँ। रोशी बिगड़ते तेवर के साथ हॉल में दाखिल हुई। अरे हाँ, बड़ी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी खाला आई हुई हैं। कमाल है, हमने अभी तक उन्हें देखा ही नहीं। वैसे ही अचानक उनमें कैसे वलवले जागे? आज तक तो तुम्हारे खाला मामू का कोई जिक्र नहीं था। शीनो का अचंभा हुआ। कल तक कहिए, आज तो हो रहा है। वो एक क्वेश्चन फेंक कर धब से बैठ गई। इतने दिनों बाद आई और फिर कहाँ चली गई? मोना को हकीकत में सख्त हैरानी थी। भारी के साथ सैर के लिए गई हैं, बड़ी अम्मी बता रही थी। भारी के साथ? क्या उम्र है उनकी? शीनो की जहरीली हंसी जैसे अंगार बरसा गई। मामा बिल्ली बता रही हैं कि 20-25 साल के दरमियान होंगी। गुल्लो ने सादगी से कहा। अरे फिर भारी के साथ कैसे चली गई? बाबा साहब को पता नहीं क्या? जरी ने ताज्जुब से मोना की तरफ देखा। लो, वो बाबा साहब का चमचा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सांस नहीं लेता, उन्हीं की मर्ज़ी से गया होगा। शीनो ने फिर मदाखलत की। कमरे में लगता भर को सकूत छा गया। वैसे देखने में कैसी हैं? तुम मिली तो होगी उनसे। गुल्लो के अंदर तजस्सुस जागा। अम्मी जैसी, उसने मासूमियत से कहा। हाय, फिर क्यों भेज दिया बारी के साथ? नाज आंटी के हुस्न के चर्चे तो आज तक जारी हैं। शीनो ने की नकियों से रोशी की तरफ देखकर गोया उसे चिढ़ाया। रोशी लापरवाह अंदाज में बैठी रही। उन्हें रिसीव करने कौन गया था? जरी ने सवाल किया। ऐसी गैर मुतवक्का बातें इस इमारत के मकीनों पर असर अंदाज नहीं होती थी। वो उन तौर तरीक़ों के आदी थे। पप्पा, रोशी ने मोना की कमीज़ का जायज़ा लेते हुए मुख्तसर जवाब दिया। ये ठीक है, वो चंद बरस पहले क्यों ना आ गई? शायद यावर मामू मान जाते। शीनो हंसी। रोशी का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो गया। मगर अब तो वो बारी के साथ सैर करने जा चुकी हैं। वो मज़ीद गोया हुई। शीनो, ये ज़्यादती है, जरी ने फहमाइश की। रोशी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुल्लो ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। बाज़ औक़ात तुम हद कर देती हो, क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें करने की? गुल्लो ने नाराज़गी से कहा। लो, मैंने क्या कहा है? यही तो कहा है कि खाला बारी के साथ सैर करने चली गई। शीनो के बेहिसी काबिल दीद थी। बुरी बात है, तुम उसे खामखा रुला देती हो। गुल्लो ने मलामत की। रोना तो उसे किसी और बात पर आ रहा है। उनके तंज बदस्तूर थे। रोशी झटके से उठ खड़ी हुई, कालीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया और हाथ में लिए लिए बाहर निकल गई। नॉन स्टॉप का भी कोई स्टॉप होता है? वो उससे बरामदे में ही भिड़ गया। मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, वो गुर्राई। खाला को कहाँ ले गए थे? वो बरहमी से पूछने लगी।
कहीं भी खैरियत? वो हैरान हुआ। और कोई नहीं था उन्हें ले जाने के लिए मगर तुम, जो हर जगह मुफ्त खिदमात के टोकरे उठाकर पहुंच जाते हो। वो मेरी खाला हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बेतकल्लुफ़ होने की। मैंने कब कहा कि मेरी खाला हैं? यूँ भी खूबसूरत लड़की को छूटते ही खाला बनाने वाले का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं समझा जाता। शट अप! तुम्हें क्या पड़ी है ये नोट करने की कि वो खूबसूरत है या बदसूरत? वो भड़क गई। आपको इतना गुस्सा किस बात पर है कि आपकी खाला मेरे साथ सैर पर क्यों गई? तो और क्या? वो उसी अंदाज में बिगड़ कर बोली। मगर मैं उन्हें पटा कर तो नहीं ले गया था, वो अपनी खुशी से मेरे साथ गई थी, बाबा साहब की इजाज़त से। उसका कलेजा बज़ाहिर बड़ा सादा मगर अज़ाइम बहुत शौक थे। पटाकर है सलाहियत तुम में, वो तंज़िया बोली। पटने के लिए कोई तैयार हो तो इस सलाहियत का मुज़ाहिरा अभी भी कर सकता हूँ। उसके शरीर मुस्कुराहट देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। बस तुम बाबा साहब को ही पटाओ, तुम्हारी किस्मत में यही है, वो चिढ़ कर बोली। ये काम तो मैं बग़ैर ताकीद के कर रहा हूँ, कोई नया हुक्म? उसकी मुस्कुराहट बदस्तूर थी। वो पाँव पटकती उस कमरे की सिमत बढ़ी जहाँ माहीन का क़याम था। माहीन का अंग अंग थकन से चूर था। पसीने में भीगे हुए कपड़े उसके जहन पर बोझ बन रहे थे। चेहरा धूप की तपिश से कमला कर रह गया था। सैर अगरचे बहुत दिलचस्प थी, सरसब्ज़ खेत व बागात, देहाती औरतों से गपशप, मगर बहरहाल वो बहुत थक गई थी। उसने वार्डरोब से सफ़ेद और गुलाबी फूलों का हल्का फुल्का सूट निकाला और बड़े थके थके अंदाज में पलटी तो रोशी को दरवाजे पर खड़ा पाया। आओ रोशी, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई हूँ, वो मुस्कुराई। ऐसे ही कह रही हैं, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और सैर करने चली गई, रोशी ने शिकवा किया। भाई, यहाँ तो तुम्हारे बाबा साहब के प्रोग्राम चलते हैं, वो धीरे से हंस पड़ी। आओ बैठो। रोशी फ़ौरन बेड पर उसके करीब बैठ गई। पप्पा भी तो थे, वो नहीं ले गए आपको? बाबा साहब ने तो ऑप्शन दिया था मगर उन्होंने कोई रद्द अमल ही ज़ाहिर नहीं किया। फिर मैंने सोचा बारी के साथ ईज़ी फील करूँगी। भाई साहब के साथ तो बहुत तकल्लुफ़ रहता है। वैसे बारी बहुत अच्छा है, ज़रा बोरियत नहीं हुई, बहुत मज़े की बातें करता है। तुम्हारे बाबा साहब ने हमारे लिए खैराबाद के फार्म्स के सैर का प्रोग्राम सेट किया है और तुम्हें भी साथ ले जाने की इजाज़त दे दी है। मैं सोच रही हूँ बारी को भी ले चलें। हम तीनों? रोशी की हैरानी काबिले दीद थी। अरे नहीं, भाई साहब भी होंगे। उन्होंने बालों में लगा क्लिप निकाला। पप्पा? हाँ, और कौन? उनके डाक बंगले में रुकने का प्रोग्राम है। पापा मान गए? वो हुनूज़ हैरान थी। ना मानने की वजह? उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं। कमाल है, मैं तो जब भी उनके साथ चलने को कहती हूँ तो कहते हैं क्या करोगी, बोर होगी वगैरह वगैरह। उसकी हैरानी में कोई कमी वाकई ना हो रही थी। हो सकता है ऐसा अमकान हो, जब ही तो कह रही हूँ बारी को भी ले चलेंगे। क्यों? वो नहीं जा सकता, उसने मुँह बनाकर कहा। क्यों? माहिन ने हैरानी से पूछा। बाबा साहब का उसके बगैर गुजारा नहीं। सब गुजारे हो जाते हैं मगर उसके बगैर सैर का तसव्वुर नहीं कर सकती। रोशी को जैसा झटका सा लगा, वो एकदम माहिन की सूरत देखने लगी। ऐसा तो काबिल ज़िक्र नहीं। वो नागवारी से नाक चढ़ा कर बोली। अरे नहीं, बड़ा नाइस बंदा है, लायक भी बहुत है। ये तो है, बड़ी जल्दी घोड़े सुधा लेता है। उसने हल्का सा कहकहा लगाया। लगता है बाबा साहब का ख़ास मुलाजिम है। क्यों? वो मुलाजिम तो नहीं है, रोशी ने फ़ौरन कहा। कज़न है? नहीं। फिर क्या है? माहिन का ताज्जुब भरा लहजा फितरी था। पता नहीं, बस अच्छा खासा अहमक है। आप बात लेने जा रही हैं? उसने फ़ौरन मौजू बदल दिया। हाँ। फिर चाय पियेंगी? नहीं, ज़रा आराम करूँगी। यहाँ किसी को एतराज़ तो नहीं होगा बेवक्त आराम करने पर? क्यों? आप मेहमान हैं, हमें आपके मूड का ख्याल करना चाहिए। आपके सूट का प्रिंट बहुत प्यारा है, कराची से लिया? उसने फिर पटरी बदली। नहीं, युगांडा में ही बनाया था लास्ट ईयर। तुम्हें अच्छा लगा, तुम पहन लो। वैसे मैं तुम्हारे लिए कई सूट पीस लाई हूँ, अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाए। अरे नहीं, ये तो आप पहनिए। कोई चीज़ अच्छी लगने का मतलब लेना तो नहीं होता, वो झींप कर बोली। रही सूट पीस पसंद आने की बात, मेरी खाला ने बहुत मोहब्बत से पसंद किए होंगे वो। सो नाइस। माहिन को उस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। उसने रोशी के रुखसार पर प्यार किया। अच्छा, आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई और वहाँ से किचन का रुख किया। मामा बिल्ली, हमारी खाला के लिए आज कौन सी ख़ास डिश बनाएंगी? उसने दो मुलाजिम हजरात के साथ मामा बिल्ली की अज़हद मसरूफ़ियत देखकर सवाल किया था। आप यहाँ कैसे बीबी? चाय पियेंगी? मामा बिल्ली ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। नहीं, चाय तो मैं खाला के साथ पीऊँगी। आज तस्वीरें बनाने का मूड नहीं था तो सोचा किचन में ही कुछ कर लें। इसका मतलब है खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बारी अंदर दाखिल हुआ। वो मुंह बनाकर कोने में लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ गई।
मामा खाना खिलाओ। बीवी तो शहरी हैं, फल खाकर शिक्कम सैर हो गई, मगर भाई हम तो कज़ा ही सही मगर खाएंगे ज़रूर। हाय अल्लाह, बीवी ने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया। मामा बिल्ली को तशवीश हुई। नहीं खैर, एक देहाती दोशीज़ा के मोहब्बत में सड़ता पार डूबकर अचार और बेसन की रोटी तनावल फरमाई थी। तो आपने नहीं खाई? मामा बिल्ली ने पूछा। भाई यह अचार वचार खासा जनाना खाना है, मुझे तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। उसने खीन अखियों से रोशी की तरफ देखकर बज़ाहिर बड़ी बेजारी से कहा। रोशी तो अचार की रसिया थी, अब भी जिक्र से मुंह में पानी भराया, मगर बारीकी सिमत से मुंह मोड़े एक ही जाविये से बैठी रही। वो उसके सामने डट गया। मामा, कोई गोश्त का अच्छा सा आइटम हो तो लाना। कोफ्ते और कीमे मटर बनाया था दोपहर को। वाह भाई, खाने से पहले ही मज़ा आ गया। वैसे माहिन बीबी से अखलाकन तो पूछ लेना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ। वो नहीं खाएंगी, सिर्फ चाय पियेंगी। तुम अपने अखलाक आड़े वक्तों के लिए उठा रखो। वो कदरे तीखे अंदाज में गोया हुई। मारी उसके अंदाज पर कदरे उलझा, फिर बैठ गया। मैं ना हूँ तो दूसरी बात, मगर मेरी मौजूदगी में इस कदर एफिशिएंसी दिखाने की क्या ज़रूरत है? उसके अंदाज में तलखी थी। पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए हैं जो खाला इस कदर तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं। वो बड़बड़ाई। मत इतना कूढ़ा करें, मज़ीद पेचीदा हो जाएंगी। बारी के लब मुस्कुराहट से हुनूज़ हो रहे थे। मुझे क्या ज़रूरत है कुड़ने की? तुम इतने अहम तो नहीं कि तुम्हारी वजह से कुड़ा जाए। उसने नखवत से नाक सिकोड़ी। फिर तो मसला ही कोई नहीं। उसकी नज़र भी मुस्कुरा रही थी और होठ भी। और सुनो, वो तहक्कुमाना गोया हुई। जी हुकुम। हमारा खैराबाद जाने का प्रोग्राम सेट हो गया है। खाला तुमसे चलने को कहें तो इनकार कर देना। जी बेहतर, फिर तो आपके जहन से बोझ उतर जाएगा ना। उसने आवाज़ मज़ीद धीमी की। मामा खाने के बर्तन उसके सामने रख रही थी। मेरे जहन पर कोई बोझ नहीं है, बस हम तुम्हें अपने प्रोग्राम में देखना पसंद नहीं करते। याद रखिएगा अपनी ही कही बात। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। हम कुछ नहीं भूलते, वो बड़े नाज़ो गुरूर से कहती हुई उठ खड़ी हुई। मामा, उसने निवाला हलक से उतारते हुए मामा बिल्ली को मुखातिब किया। जी खान। वो बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराकर मुतवज्जा हुई। अंदर एक गज़ल जोश मार रही है, कहीं पसलियाँ तोड़कर बाहर ना जाए। हलक से निकाल दूँ? जी। मामा बिल्ली हंसने लगी। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? वो गुनगुनाया। मेरी हांडी से तो हरगिज़ नहीं उठ सकता, इसलिए कि हल्की आंच पर पक रही है। वो मुस्कुराई। उसने कहा जाने वाली नज़रों से बारीकी से देखा, जो बड़ी मासूमियत से दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। बाज़ औक़ात बाहर की दुआ मांगो तो आशियाने को जगह नहीं रहती। बारिश की दुआ मांगो, वो जल थल होता है कि छत टपकने लगती है। उसकी खुशहाली का भी ऐसा ही मिजाज था। वो हाँफते वजूद के साथ घर में दाखिल हुआ तो दरो दीवार से खुशी व तमानत की महक आई। आज उसका अरसे से बीमार बच्चा मोहल्ले के हम उम्र बच्चों के साथ हर बूंग में मगन था। उसने एक निगाह गलत बाप की सिम दौड़ाई, फिर लापरवाही से सामने खड़े बच्चे की टांग में टांग फंसाकर गिरा दिया। बच्चों ने सरमस्ती में नारे लगाए और घर सर पर उठा लिया। कम वक्तो, चुप हो जाओ, चलो रात हो रही है, अपने अपने घर जाओ। ओ सैयद, चल एक तरफ बैठ, देख नहीं रहा बाप थका हुआ आया है? उसकी बीवी की लताड़ पर एकदम खामोशी छा गई। बच्चे उसके तेवर देखकर एक एक करके खिसकने लगे। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, आज कीमा करेले पकाए हैं। वो बिना कुछ बोले नल की तरफ बढ़ गया। उसकी बीवी बेटी को ताकीद करने लगी कि वो जल्दी से खाना ले आए। वो कांधे पर पड़े रुमाल से हाथ मुँह पोंछता वापस पलंग पर आ बैठा। तुम्हारी सेहत को दिन ब दिन घुन लगता जा रहा है, किसी डॉक्टर को तो दिखाओ, मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है। उसने तशवीश भरी नज़रों से अपने शौहर को देखा था। दिखा देंगे डॉक्टर को भी, वो कहते जेब में झांक कर पैसे निकालने लगा। ले ये रख, 2000 है। उसने रकम बीवी की तरफ बढ़ाई। 2000? उसकी आंखें हैरत से फैल गई। एडवांस लिया है? नहीं, मज़दूरी है। इतनी मज़दूरी? क्या हुकूमत ने मज़दूरी बढ़ा दी है? वो खुशी के बजाय हैरत में मुब्तला थी। हम हुकूमत के नौकर थोड़े ही हैं, वो पसमर्दा सा अंदाज में कह रहा था। सेठ इतना मेहरबान हो गया। वो कुछ उलझन में थी। तुझे नहीं चाहिए तो वापस दे दे, पर लंबी बात न कर, मेरा सर दुखता है। वो उकताहट भरे लहजे में कह रहा था। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मुझे क्या नज़र नहीं आ रहा कि तुम पहले से कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो? बरसों के बीमार लगने लगे हो, रोटी खा लो, मैं तुम्हारा सर दबा दूँगी। और देखो अपना ख्याल रखा करो, मेरे मुँह में खाक। तुम्हें कुछ हो गया तो यहाँ कौन बैठा है हमारा? बालों ने सिल्वर के ट्रे में सलीके से खाना सजाकर बाप के सामने रख दिया था। अगर तुम कहो तो मशीन उठा लूँ, बालों और मैं सिलाई का काम पकड़ लेंगे तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी।
پہلے قرضے اتار دے تاکہ دماغ کو کچھ آرام ملے۔ بہت ذلیل کرنے لگے ہیں یہ لوگ، اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں تو بیٹی کے لیے بر کہاں سے لائیں گے؟ انسان کی تھوڑی بہت عزت ہو تو ایسے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس نے بڑی عقل مندی سے بیوی کو سمجھایا۔ بات عورت کی سمجھ میں آ گئی، وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، منو کی ماں نے بیٹی 5 تولے زیور کے ساتھ بیاہی ہے، تب سے وہ ہماری کھوج میں پڑی ہے۔ بیٹی کے لیے کچھ جوڑا کچھ بنایا؟ کسی کو ہم سے مطلب؟ کیوں میل جول رکھتی ہو ایسی عورتوں سے؟ یہ عورتیں ہی ہیں جو مردوں کو حرام کمائی کی طرف دھکیلتی ہیں۔ میں کب جاتی ہوں، کوئی خود آ جائے تو گھر سے نکالا تو نہیں جاتا، وہ نرمی سے بولی۔ اب وہ اس کی ترشی کے جواب میں بڑی دھیمی رہتی تھی۔ مرد کما رہا ہو تو اور حاوی ہونے لگتا ہے۔ ابا، اس کے بڑے بیٹے نے اسے مخاطب کیا۔ کیا ہے بے، اب کیا رات کو بھی پیسے چاہیے؟ اب تو اسے بات بات پر جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ باہر ایک آدمی آیا ہے رکشے میں، تمہیں بلا رہا ہے۔ کون آ گیا ہے بھائی؟ وہ برتن ایک طرف ہٹا کر پاؤں میں چپل ڈالنے لگا۔ سوکھا سا ہے، بھولے دودھ والا جیسا۔ ابا، دودھ والے سوکھے بھی ہوتے ہیں؟ چل ہٹ ادھر سے، افلاطون کی روح، وہ جھلا کر کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ سامنے رکشہ میں عارف کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ خیر تو ہے بھائی؟ خیر ہے، فٹافٹ رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ ابھی تو آیا ہوں، اب کہاں جانا ہے؟ انہیں اور خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، مگر اب ہمت نہیں ہے بھائی، اس نے معذرت کی۔ ایسی آسامی روز نہیں پھنستی، تیری تو قسمت زوروں پر ہے، خون تو بنتا ہی رہتا ہے۔ یقین کرو بھائی، ذرا ہمت نہیں ہو رہی، اس نے لاچاری سے کہا۔ بالوں نے یوں ہی تجسس میں پردے کی اوٹ سے جھانکا تھا کہ ابا سے کون ملنے آیا ہے۔ سید نے ایک دم پردہ ہٹا دیا جیسے بہن کو تنگ کر رہا ہو۔ بالو فوراً پلٹ گئی۔ ابا نے دیکھ لیا ہوگا تو بہت بگڑیں گے، اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا۔ بیوقوفی مت کرو، بیٹیاں نہیں بھی آنی تم نے، اس نے گہرا کرش لگایا۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، اللہ مدد کرے گا، اس نے اب بھی اس بیزار لہجے میں جواب دیا۔ کر تو رہا ہے اللہ مدد۔ ارے بھائی، تجھے سمجھ نہیں، تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اپنا۔ ہمدردی میں آیا ہوں تیری۔ اس لال مفلر کو کوئی تازہ ہٹی کٹی آسامی مل گئی تو تیرا دھندا مندہ ہو جائے گا۔ آگے کی فکر کرو، مال بناؤ، خون بھی بن جائے گا۔ ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا پیٹ بھر کر، اس نے تھکے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ عارف یار، مجھے چکر آنے لگے ہیں، کل بوری اٹھائی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سیٹھ کہہ رہا تھا کہ سست ہو گیا ہوں، فارغ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ خون روز تو نہیں دیا جاتا، پر روٹی تو روز چاہیے۔ جب ہی تو کہہ رہا ہوں آ جاؤ، مہینہ میں 4 دفعہ خون بیچا کرو، باقی دن آرام سے کھایا کرو۔ چلو شاباش، آسامی بہت پریشان ہے، اس وقت ہماری مٹھی میں ہے۔ ارے لکشمی برس رہی ہے تیرے سر پر، چل بیٹھ، شاباش۔ اچھا، میں ذرا گھر والی کو بتا دوں؟ ہاں ہاں، مگر جلدی۔ اس کی نظریں پردے کے اس پار کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماما بلی نے اسے رات کا کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی اور اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ خاصی دیر سے ایک میگزین کی ورق گردانی میں مگن تھی، فوراً ماما کے ساتھ چل پڑی۔ ماما نے اسے بتایا تھا کہ ڈنر سب لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ بہت تجسس اور اشتیاق کے ساتھ اس نے ہال میں قدم رکھا تھا۔ اوہ، جیسے کسی دعوت کا منظر تھا۔ اچھی اچھی صورتوں و اٹھان والی رنگین آنچل لہراتی لڑکیاں، بارواب اور قدرے سرور و مغرور سی خواتین، فرشی دسترخوان تھے۔ سارے ہال پر بڑی امی عالم تاب کا کنٹرول دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا، جس کے جواب میں سلام کے ساتھ ساتھ کچھ سرگوشیاں بھی ابھری تھیں۔ آؤ بیٹا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بڑی امی نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ روشی کہاں ہے؟ انہوں نے نظر دوڑائی۔ آ رہی ہیں، میں نے کہہ دیا ہے، ماما نے کہا۔ یہ میرے بھائی زوار کی بیگم شفیقہ ہیں، انہوں نے دائیں طرف بیٹھی ایک سونے میں لدی پھدی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روشی کی سب سے بڑی پھوپھی ہیں، رئیسہ۔ یہ ان سے چھوٹی ہیں، تزین، اور یہ منجلی پھوپھی جہاں آرا۔ انہوں نے بائیں طرف بیٹھی خواتین کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے چھوٹی پھوپھو امریکہ میں ہوتی ہیں، اور یہ میری چھوٹی بھاوج آمینہ، اور یہ ان سے بڑی بھاوج سائرہ۔ ابھی تعارف آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ماہین چکرا کر رہ گئی۔ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، میری بھاوجیں، بھائی، کیونکہ بابا صاحب ہمارے حقیقی چچا بھی ہیں، اور ادھر یہ میری دیورانی ہے، روشی کی چچی، بصیر چچا کی بیگم ارجمن۔ گھر کے بڑوں کا تعارف تو میں نے کرا دیا ہے، اب لڑکیوں اپنا اپنا تعارف کرواؤ۔ وہ مسکرائے۔ سب اپنی اپنی ماؤں کی طرف اشارہ کر کے حوالے کے ساتھ ساتھ اپنا نام بتانے لگے۔ تعارف کے مرحلے میں ہی ماہین سیر ہو گئی۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی پسند نہیں کی جاتی، گھر میں آتے جاتے بات چیت کرتے ہیں، مگر کچھ حدیں قائم ہیں۔
बड़े होने पर न साथ खेलते हैं, न साथ दस्तरखान पर बैठते हैं, न बिला ज़रूरत लड़कियों के साथ बैठते हैं। ये बाबा साहब के उसूलों में है। पीछे से हम अफ़गानी हैं, मगर हमारे पिछले मुद्दतों यूपी में रहे हैं। मेरा एक बड़ा बेटा अनेक और उसकी बीवी बच्चे स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। एक हमारी बहू सीमा है, उसका मेका पेशावर में है, आजकल गई हुई हैं। मेरी बड़ी नंद रईसा की बहू है। हाय खाला, मुझे आप पर तरस आ रहा है। रोशी कब से दरवाजे में खड़ी ये मंजर देख रही थी। माहिन मुस्कुरा दी। लो, इसमें तरस आने की क्या बात है? इतना बड़ा कुनबा तो किस्मत वालों का होता है। सायरा ममानी यानी बिया और सोनी की वालदा ने खासी नागवारी से कहा। बज्जो तो आप लोगों में घुल मिल गई थी, पप्पा बता रहे थे। माहिन ने इतनी देर में पहली बात की थी। बज्जो? आमिना ममानी ने बड़ी अम्मी की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। नाजनीन की बात कर रही है। ओह! हाजरीन में से बहुत सारी ओह की आवाज़ें बुलंद हुई। अच्छा भाई चलो, खाना शुरू करो। बड़ी अम्मी ने सबको खाने की तरफ मतवज्जा कर दिया। वो सब की सब बड़े सब्र से बैठी हुई थी, मगर इशारा मिलते ही जैसे टूट पड़ी। आप पढ़ती हैं? जरी ने सवाल किया। जी, लॉ कर रही हूँ। फिर तो हमारे पास आ जाइएगा। दीवानी मुकदमात की एक कतार खड़ी है, आपको काम पर लगा देंगे। मोना मुस्कुराई। हमारे पास यहाँ हर चीज़ है, हर रिश्ता। वकील भी घर का हो जाएगा हमारे यहाँ। माशाअल्लाह इतने लड़के हैं, मगर कोई भी वकालत की तरफ नहीं गया। कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मेडिकल में है। ज़्यादा का रुझान सिविल सर्विस की तरफ है। गुल्लो बोली। तो क्या इनके साथ इनके मियाँ को भी यहीं रखोगी? शीनो की रग फड़की। मियाँ क्या शादीशुदा हैं? चंद हैरत आमेज़ आवाज़ें उभरी। भाई कभी तो होंगी, ये मतलब है शीनो का। सायरा ममानी ने अपनी अकल समझ के मुताबिक बात की। महफिल में सन्नाटा सा छा गया। चमचे प्लेटों की खनखनाहट बहुत महसूस होने लगी। सुना था तुम्हारे वालिद भी आएंगे। बड़ी अम्मी ने फ़ौरन मौजू बदल दिया। उसकी नज़र उन पर पड़ी तो वो लड़कियों को इज्तिमाई अंदाज में घूर रही थी। चेहरे की सारी मुलायमत गायब हो गई थी। लड़कियों को जैसे सांप सूंघ गया था। जी, 3-4 रोज़ में आएंगे। वो ऐसे हो गई जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। वतन मुस्तकबिल कब आने का इरादा है? उन्होंने अजब शोर डाल दिया था। अभी तो कोई इरादा नहीं, बरसों का जमा हुआ बिजनेस है। उसने पानी का गिलास उठाया। खाला जानी, मैं आपके साथ ही सोऊंगी आज, रात को बातें करेंगे। रोशी ने कहा। क्यों परेशान करोगी मेहमान को? वैसे भी बेचारी की नींद पूरी नहीं हुई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रोशी की मौजूदगी से दिल और लगेगा। माही ने रोशी की तायद की। बाबा साहब पसंद नहीं करते। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? ये तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। माहिन हैरान हुई। बस बाबा साहब के अपने कुछ उसूल व ज़ाब्त हैं, उनकी बात के आगे किसी की बात नहीं होती। बड़ी अम्मी के लहजे में कतियत थी। कोई बात नहीं, ज़रा सी डांट खा लेंगे, वो लापरवाही से बोली। मामा यावर बाहर गए हुए थे, आ गए? बड़ी अम्मी ने मामा बिली को मुखातिब किया। जी पता करती हूँ। वो बाहर निकल गई। माहिन के होठों से गिलास लगा था। यूं ही उसकी नज़र आलम ताब की तरफ उठी। वो ठटक सी गई। वो शोलाबार नज़रों से रोशी को देख रही थी। एक सनसनाहट से माहिन के वजूद में दौड़ने लगी। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें प्लेट पर मरकूज़ की। मुबादा बड़ी अम्मी ये जान बैठे कि वो उनकी हरकत देख चुकी है। रोशी के वजूद पर एक मुकम्मल सन्नाटा तारी हो चुका था। उफ़, किस कदर घुटन है यहाँ। और मासूम सी रोशी बगैर माँ के यहाँ आमिरों के ज़ेर साया किस तरह ज़िंदगी गुजार रही होगी। यावर भाई और जवाद को इसका ख्याल रखना चाहिए, मगर उन्हें अपने कमिश्नरी और जवाद को अपने झमेलों से फुर्सत ही कब होगी। मैं अगर इसे साथ ले जाना चाहती तो ये लोग कभी भी ले जाने नहीं देंगे। काश इसकी शादी कहीं बैरून मुल्क हो जाए और जल्दी हो जाए ताकि इस जिंदान से छुटकारा मिले। उसे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि यहाँ से वापसी के बाद वो एक लम्हा भी खुशी और सुकून से ना रह सकेगी। रह रहकर उसे रोशी की कैदियों जैसी हालत याद आएगी। ठीक है, यहाँ सभी इस तरह रह रहे हैं, मगर इन सब की आंसू पोंछने वाली माएँ तो हैं। ये माँ की बच्ची, इस पर दादी भी नहीं है। दादी भी एक नेमत होती है जो अपने पोती पोते के लिए खालिस और बेखोट मोहब्बत रखती हैं। उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। आप जब युगांडा में होती होंगी तो बड़ा बर्तरी का एहसास होता होगा उन कालों के बीच। शीनो ने मुस्कुराते हुए उसका गुलाब जैसा तरोताज़ा चेहरा देखा। अरे नहीं, इस तरह की बातें कॉम्प्लेक्स की निशानदेही करती हैं। ज़िंदगी बामकसद हो तो इस तरह की उल्टी सीधी सोचें हमला नहीं करती। हमारे वालिदैन बहुत सुलझी हुई फितरत के हामिल हैं। अम्मी मरहुमा घरेलू खातून होने के बावजूद बहुत फ़ाल थी। यही हाल बाबा का है। तकदीर में मसरूफियत है
اور فطرت میں محبت، اس طرح کے لوگ ماحول کو خوشگوار رہنے دیتے ہیں کیونکہ واضح ہوتے ہیں، کمپلیکس نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کے ماحول میں پرورش پانے کے بعد کمتری و برتری کے احساس سے الجھے رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے آس پاس رہنے والے مقامی باشندے ہم سے اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ ساری ماحول سے حسن ٹپکتا ہے۔ وہ ہنسی۔ شینو نے گہری سانس لے کر گلو کی طرف بڑے تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ یہ تو خیر بہت سمجھداری کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارے باپ بہت قابل اور لائق انسان ہیں۔ بڑی امی نے بھی حصہ لیا۔ ماہین کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اسے یکدم بڑی امی اچھی لگنے لگی جو اس کے پاپا کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے بڑی تیز نظر تھی ہماری دادی جان کی۔ ناز آنٹی بھی ظاہر ہے ماہین آپ جیسی ہی ہوں گی۔ ہنا نے جیسے بڑی امی سے تائید چاہی۔ بالکل، رئیسہ پھپھو نے جلدی سے کہا۔ اللہ میاں کو بھی پتہ نہیں کیا جلدی تھی، اتنی پیاری چیز فٹافٹ لے لی۔ ایک گلو، ملازمہ کا نانا ہے، میری پیدائش سے پہلے سے گھانس رہا ہے، اسے کچھ نہ ہوا، روبی نے آزردگی سے کہا۔ اوہو بری بات، اس طرح نہیں کہتے۔ محفل کو ایک دم صاف سونگ گیا۔ بڑی امی کی سرزنش بھری آواز سے جیسے دوبارہ زندگی ہو گئی۔ اچانک ماہین کی نظر روشی کی سمت اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں نوالا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور آنسو بڑی خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ماہین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگا کر خاموش کرنے کا ارادہ کیا تو بڑی امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس طرح سے اور زیادہ رونا آئے گا، پھر مشکل سے چپ ہوگی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں ماہین کو کہا، روشی بری بات بیٹا، دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے نہیں رویا کرتے، بے ادبی ہے رزق کی، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ تزئین پھپھو جو اس کے قریب بیٹھی تھی اسے چمکارنے اور سمجھانے لگی۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ یوں خاموش ہو گیا جیسے اس صورتحال کا وہی ذمہ دار ہے۔ ماہین جو بڑی چاہ اور خواہش سے شاہی ٹکڑے پلیٹ میں نکالے بیٹھی تھی اور مہکتے کھانوں کی خوشبو سے الگ لطف اندوز ہو رہی تھی، ایک دم افسردہ سی نظر آنے لگی۔ اس کے تصور کی اڑان کھانے کے ماحول سے نکل کر کافور اور اگربتی کی خوشبوؤں سے گلے مل رہی تھی اور کھانا کڑوا ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سب نماز پڑھنے چھت پر چلی گئیں تو یہ کہہ کر اپنی رہائشی کمرے میں آ گئی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھے گی اور یہ کہ جلدی سونا چاہتی ہے۔ نماز پڑھ کر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ہر سمت نیم تاریکی اور سناٹا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر پورا وجود ڈھانپ لیا اور یاور علی خان کے بیڈ روم میں چلی آئی اور دروازے پر دستک دی۔ ان کی آواز کی بجائے ہلکی سی ہمکار ابھری جو گویا اجازت تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ وا کر کے اندر چلی آئی۔ انتہائی شاہانہ انداز میں سجا ہوا بیڈ روم تھا اور بے حد وسیع تھا۔ باغ کی طرف کھلنے والے دریچے کے ساتھ ان کا بیڈ تھا اور بیڈ سے ذرا فاصلے پر ان کی رائٹنگ ٹیبل اور چیئر تھی۔ وہ وہیں مصروف تھے۔ کمرے میں لائٹ آف تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی کی وجہ سے ایک دم تاریکی نہیں تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھی۔ دروازے کی طرف ان کی مکمل پشت تھی۔ وہ کھنکاری، کون؟ روشی؟ جی نہیں، میں ماہین۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے گویا ہوئی۔ وہ بہت آہستگی سے گھومے۔ آپ اس وقت؟ ان کی آواز مدھم اور لہجہ معمول کا تھا۔ کیا کرے، یہاں تو ہر بات ہی باضابطہ ہے، کوئی تنہا اور ذاتی بات کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اس نے ہنوز اسی جگہ کھڑے کھڑے الٹا سوال جڑ دیا۔ یاور علی خان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ وہ کچھ سمجھی نہیں مگر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ وہ دراصل سوئچ بورڈ کی جانب بڑھے تھے۔ کھٹ کھٹ کی کئی آوازیں ابھری۔ چاروں طرف لگی فینسی لائٹس روشن ہو گئی۔ کمرہ ایک دم جگمگا اٹھا۔ وہ گویا روشنی میں نہا گئی۔ ٹیبل لیمپ تو بیچارہ سا لگنے لگا تھا۔ آئیے تشریف رکھیے۔ انہوں نے گہرے جامنی مخملی صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ شاید حیران ہوں گے کہ وہ اتنی رات کو کیوں ان سے ملنے آئی ہیں، مگر وہ بلا کے پرسکون اور نارمل تھے۔ اس کے مقابل خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ ادجلا سگریٹ ان کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دریچے کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باغ میں لگے دیو کامت درخت بڑے عجیب سے دکھائی دے رہے تھے اور جب ہوا میں شاخیں ہلتی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جن بھوت قدم بڑھا رہے ہو۔ بلا کی تاریکی تھی باہر۔ میں جو کچھ کہوں آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اس نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ آپ کہیے، میں کوشش کروں گا کہ مائنڈ نہ کروں، اگر کروں بھی تو اظہار نہ کروں۔ انہوں نے بچے کھچے سگریٹ کو چٹکی میں پکڑ کر لمبا کش لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو مجھے اپنی بات کہنے کی ہمت نہ ہوگی، اس نے بے دلی سے منہ بنا کر کہا۔ مگر میں مائنڈ نہ کرنے کا وعدہ بھی تو نہیں کر سکتا کہ موضوع جانے بغیر اس طرح کا وعدہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہوگی۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ مگر سیلف کنٹرول کے سبب آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ لیکن سیلف کنٹرول کا فیصلہ بھی بات یا موضوع کی نوعیت سے ہی مشروط ہے۔ اف اللہ، ماہین نے سر تھام لیا۔
آپ بات کہیے اور اس چکر میں مت پڑیے کہ مائنڈ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ جو کچھ مجھ پر گزرے گی، منفی یا مثبت، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ہے کوئی پیمانہ؟ فرض کیجیے میں مائنڈ نہ کرنے کا وعدہ کر لوں اور آپ کی بات مجھے نہایت نامناسب محسوس ہو اور میں محض وعدے کی بنا پر اظہار ناپسندیدگی نہ کروں، تو ایسی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب بات کہے بنا کوئی چارہ نہ ہو تو بات کہنے یا کرنے سے پہلے اپنے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کے رد عمل کا سامنا کرنے کی جرأت۔ جی فرمائیے، ارشاد۔ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ناز و جو بھی تعلیم یافتہ تھی، آپ کو ذرا احساس نہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو انقلاب فرانس سے قبل کے ماحول میں قید کیا ہوا ہے۔ آپ خود کلاس 1 سرکل موو کرتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھ دیں۔ یہاں کیا سکم ہے؟ انہوں نے رسانیت سے مگر وکیلوں کے ہی انداز میں کہا۔ آپ اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے رہے ہیں؟ اس نے پینترا بدلا اور نکتہ اٹھایا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وقت زیادہ تر انہی پر خرچ ہوتا تھا، ان کا انداز بدستور تھا۔ اور اب آپ جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر تعلیم، تہذیب اور جدید تمدن کا کتنا اثر ہے۔ وہ بہترین دماغوں کے ساتھ کس درجہ اعتماد سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی کمپلیکس نہیں، اس لیے کہ انہوں نے معاشی الجھنوں کے بارے میں صرف سنا ہے اور زیادہ تر الجھنیں اسی ایک کمی کے سبب بیدار ہوتی ہیں۔ انہوں نے غایت درجہ استغنا سے نیا سگریٹ سلگایا۔ مگر ایک ویل ایجوکیٹڈ اور ایک صرف ویل آف یعنی امیر کمیر کا فرق آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ بھی ہیں اور ویل آف بھی۔ اس وقت کو یاد کیجیے، بلکہ اس دور کی تصاویر ہی دیکھ لیجیے جب آپ صرف دولت مند تھے، اور آج خود پر نظر ڈالیے، بہت فرق محسوس کریں گے۔ وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یاور علی خان نے تحمل سے بات کاٹی تھی، مگر جو کچھ کتابوں اور لیکچرز میں سیکھتے ہیں، یہاں وہ یاد ہی کہاں رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک ایک حرف پھانک کے اس پار خیر بات کہہ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ طنزی انداز میں ہنس پڑی۔ پہلی مرتبہ یاور علی خان کے پیشانی کی عمودی لکیر گہری ہوئی۔ میں اچھا محسوس کروں گا اگر آپ وضاحت کر سکیں۔ انہوں نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا اور بہت سرسری سا اس کی سمت دیکھا تھا۔ بڑی سادہ سی بات کہی تھی میں نے۔ یہاں اس ماحول میں ذاتی شعور اور جائز آزادی کے تمام دستور کالعدم ہیں۔ یہ ان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ ابھی ان کا ذاتی شعور کانفیڈینشیل نہیں۔ ان کے سکون میں ذرا فرق نہ آیا۔ کیا اس کی کوئی مخصوص عمر یا پیمانہ ہوتا ہے؟ اس نے برجستہ سوال کیا۔ نہیں، مگر والدین اپنی اولاد کے تمام ادوار سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں۔ مگر والدین، وہ اپنی نکتہ رسی پر بڑے افتخار سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، مگر میں تو ہوں نا۔ وہ قدرے جزبز دکھائی دیے۔ ماں تو بچے کی زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کمی کے ازالے کے لیے میری بہن کے پیارے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا رول ادا کیا ہے؟ بڑا بے رحم سوال تھا۔ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ 21ویں اور 22ویں گریڈ کے افسران ہوتے ہی پرتکلف ہے، خواہ باپ ہو، بڑے باضابطہ اور پروٹوکول کانشیس ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھول جانا چاہیے کہ ان کا کوئی باپ بھی ہے، بس اس بات پر خوش اور مست رہنا چاہیے کہ وہ بڑے افسر کی اولاد ہیں۔ اس نے ایک اور جارحانہ حملہ کیا۔ وہ خاموش رہے۔ کچھ کہیے نا، کیا سوچ رہے ہیں؟ اسے ان کی خاموشی پر حیرانی ہوئی۔ انہوں نے بہت سا دھواں ناک و منہ سے خارج کیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے اور یاور علی خان کے درمیان دھوئیں کے مرغولے حائل رہے۔ وہ بار چھٹا تو اس نے دیکھا ان کی سرخ اور بوجھل نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، اول یہ کہ آپ نا سمجھی کی وجہ سے اتنی جرأت مند ہیں کہ دانائی کی وجہ سے آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچے، مگر مجھے آپ کی قوت برداشت اور طرز گفتگو نے بہت امپریس کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اور میں نے آپ کی ساری گفتگو سے ایک ہیڈ لائن تیار کی ہے۔ کیا آپ کو اس ہیڈ لائن سے دلچسپی ہوگی؟ انہوں نے دائیں طرف جھک کر راکھ جھاڑی۔ اوہ شیور۔ وہ ایک دم مستعد سی دکھائی دی۔ یہی کہ آپ مجھے غافل، غیر ذمہ دار، خود غرض، خود میں مگن، اپنی کوالیفیکیشن پر نازا و مغرور، حقائق سے نظر چرانے والا فرد ثابت کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے اسی اطمینان سے پشت صوفے کے بیگ سے ٹکائی جس کا مظاہرہ وہ شروع سے کر رہے تھے۔ وہ واقعی دھک سے رہ گئی۔ حقیقتاً جب انسان کسی پر تنقیدی حملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات بڑے آزادی سے مظاہرے کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر رشتے و تعلق، ماحول و فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے خود پر ہی کچھ پابندیاں عائد کرنا پڑ جاتی ہیں۔ نرم نرم الفاظ استعمال کرنے کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات اسی تاثر کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچے جس تاثر نے اس کے دل و دماغ کی دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اس طرح کی لفاظی کی جنگ ذرا کامیاب رہتی ہے۔ اگر مخاطب نے تنقیدی حملہ ظرف سے برداشت کر لیا تو طبیعت خشک کے غبار نکل گیا
اور جو آستینیں چڑھا لی تو نہایت سادگی سے کہہ دیا، نہیں جی آپ غلط سمجھے، میرا مطلب یہ نہیں، یہ ہے۔ اسے بھی اسی طرح کی صورتحال درپیش تھی۔ لفاظی کی جنگ میں بلا شبہ اس کا فطری خلوص کار فرما تھا اور وہ ان کے کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر جو انہوں نے خود اپنے لیے الفاظ استعمال کیے انہیں سن کر وہ خاصی خجل سی ہو گئی تھی۔ خجل ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس سے تلخی یا برہمی سے مخاطب نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی تنقید کو جائز قرار دے سکتی۔ ان کے برا ماننے کی صورت میں وہ شک کا فائدہ حاصل کر لیتی کہ دیکھا لگا نہ برا ہے جو ایسے، مگر ان کے مستقل حالت سکون اسے الٹا مسترب کرنے لگے کہ مبادا وہ انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر میں آپ کے پیارے بھانجے کو کہیں سے ایک ماں مہیا کر دیتا تو بھی آپ کو مجھ سے شکایت ہوتی۔ وہ اسے خاموش پا کر گویا ہوئے، آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے ذاتی مقاصد کی نظر نہیں کیا۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ شریر انداز میں زیر لب مسکرائی، مگر میں یہ عرض کروں گی آپ ماں کی کمی تو کیا پوری کرتے، آپ نے تو باپ کا رول بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا جو 24 گھنٹے میں نے نوٹ کر لیا۔ بالآخر وہ یاور علی خان کو چونکانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلنا بھول گئے۔ آنکھوں کی سرخی کچھ گہری سی ہو گئی۔ بات بات پر روشی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ اسے کبھی کسی وجہ سے رونا پڑا تو وہ پھٹ پڑے گی، مگر یہاں تو سب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہیں جیسے گہرا صدمہ ہوا تھا یہ سن کر۔ اگر اس کے لیے ماں کی موجودگی ضروری نہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پورا خاندان مل کر بچوں بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حویلی میں موجود تمام بچوں کی مائیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ یہاں ماں ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی کوئی عورت میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ میری محبت کی انتہا تو ہے کہ میں نے اپنے بچوں پر دوسری بیوی مسلط نہیں کی، اور معاف کیجیے گا آپ کو میری اولاد سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر آپ مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے محبت تو نہیں کر سکتی۔ میں اس طرح کے احمقانہ دعوے کبھی نہیں کروں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی اپنے بچوں کو دوسری کے محبت کے بھروسے پر چھوڑ دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ مدت سے اپنے بچوں کو میسر نہیں ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے نہیں دیکھا کہ جواد اور آپ سارے دن میں ایک بار بھی ملے ہیں، ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں ماہی، اس لیے ہمارا انداز زندگی بھی عام نہیں ہے۔ آپ بزنس مین لوگ ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، مگر حکم و حکمرانی کے ساتھ زندگی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتی۔ حکومت کرنے والے گھرانے کے افراد بھی عام نہیں ہوتے، ان کی سوچ بھی عام آدمی سے مختلف ہوتی ہے۔ جواد نے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک خود کو حکم دینے والوں میں پایا ہے، اس کے خون میں بھی یہی اثر ہے، اور ماحول نے بھی اسے ازبر کرا دیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ ایک وقت بھوکا رہ سکتا ہے، مگر خود کو رعایا میں دیکھنا کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ وہ خوش ہے، آپ یقین کریں۔ میں نہیں جانتی، یہ محض خود فریبی ہے۔ خاص طور پر مجھے روشی سے تو بہت ہی ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اور آپ کے لیے اچھی اطلاع یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرے بچوں کے لیے اس قدر فکر مند اور پرخلوص ہیں۔ تو شک تو ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ آپ نے سنا نہیں، ماں مرے ماسی جیے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ہمیشہ سے یوگانڈا میں رہی ہوں، مگر فطری دلچسپی تو ہمیشہ رہی ہے اپنی بہن سے، اس کے بچوں سے۔ اگر میں مستقل یہاں وطن میں ہوتی تو یہ مثل کب کی ثابت کر چکی ہوتی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ یاور علی خان مبہم سمجھ گئے۔ وہ بہت چھوٹی سی گڑیا محسوس ہو رہی تھی، ٹانگ پر ٹانگ اور گود میں ہاتھ رکھے، بڑی بزرگانہ قسم کی سنجیدگی اس کے چہرے سے متحرش تھی۔ شانوں تک کٹے ہوئے بال دونوں طرف برابر پڑے ہوئے تھے، کھلی پیشانی پر بھی 2-4 لٹیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھے ماڈل کی بہت شاندار سی گڑیا محسوس ہوئی۔ انہیں جانے کیا کیا یاد آنے لگا۔ وجود حاضر اور دماغ غائب ہونے لگا۔ قیمتی ریشمی چست قمیض میں سانچے میں ڈھلا سراپا، ٹخنوں سے ذرا اونچے سیاہ دراز گیسو، گلے میں چنا ہوا دوپٹہ۔ ساس کے ٹوکنے کے باوجود اس کے دوپٹے کو پھیلنا نہیں آیا تھا۔ بلا کی فیشنیبل، غضب کی جامہ زیب، بے حد ترادار، جس کی معمولی سے معمولی ادا بھی 2 دھاری تلوار تھی۔ ان کی سرخ آنکھیں بے خیالی میں اس پر مرکوز تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر باقی باتیں آپ سے پھر کروں گی۔ وہ چونک پڑے۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ ان کے تاثرات بدل گئے۔ بہت کھردرا اور خشک لہجہ تھا اب۔ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جل کر بولی اور شب بخیر کہہ کر باہر آ گئی۔ ماما بلی کی اسسٹنٹ سرسوتی بیچ راہداری میں ننگے فرش پر اپنی چادر کا تکیہ بنائے خراٹے شارٹ ویوز پر نشر کر رہی تھی۔
जाने क्यों उसे सामने पाकर एक नया ख्याल वहम की सूरत उसे परेशान करने लगा। ये सोने की बजाय जागती हुई भी पाई जा सकती थी। उसे इस तरह रात के इस पहर यावर अली खान के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। महलाती साजिशें तो यूं भी बड़ी मशहूर है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बड़े करीब सरस्वती का चेहरा देखा। आया वो सचमुच सो रही है कि कहीं बंद तो नहीं रही? ये वाकई सो रही हैं। ये इसी तरह घोड़े बेचकर सोती हैं। अब तो सुबह मामा बिल्ली 2-4 धमों के कड़े मार कर ही इसे उठा सकेंगी। आप फिक्रमंद ना हो। बारी की धीमी आवाज़ उसके कान में आई थी। वो चौंकी, फिर खफीफ सी होकर रह गई। तुम जाग रहे हो अब तक? वो दरअसल यावर भाई से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने जैसे सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। नहीं, वो उसकी सिम देखे बिना बोली थी। अच्छा तो फिर शब बखैर। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ एक मोड़ पर गायब हो गया। बारी, यार इलाही, इतनी सुबह वो बाग के इंतहाई कोने में किताब लिए बैठा था और वो उसे ढूंढते हुए उस कोने में भी पहुंच गई थी। बारी, प्लीज़ हेल्प मी। खुदा खैर करे, ज़्यादा इमरजेंसियाँ यहाँ आप ही को पेश आती हैं। बारी, आज मैं खाला से ढेरों बातें करना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा कॉलेज जाने को, मगर मैं आपके बदले कॉलेज नहीं जा सकता, मुझे अफसोस है। वो दोबारा किताब से आंखें लगाकर बैठ गया। पूरी बात भी तो सुन लिया करो, वो भुनाई। अच्छा, अभी बात आधी थी। ओह, फरमाइए। पता है क्या, तुम घर में शोर डाल दो, मुझे वो मीटिंग हो रही है रात से। यानी मुझे अब ढंढोरची का ओहदा भी तफवीज़ फरमा रही हैं आप? मत बोला करो इतनी मुश्किल उर्दू, मेरे दिमाग में कंकर चुभने लगते हैं। वो जुल्ला गई। बस इतना सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। आपके तो सारे काम ही इतने से होते हैं। यूँ तो मैं आपको जहर लगता हूँ, मगर काम पड़ते ही यकायक आँखों का तारा बन जाता हूँ। फिर काम निकलते ही आंखें फेरती हैं कि तोते एहतजाजी तहरीक शुरू करने का प्रोग्राम बनाने लगते हैं। नहीं तो फिर क्या हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगी बैठी रहूं? वो फितरी नखवत से नाक चढ़ाकर बोली। बारी की बाकी बात मुंह में रह गई। कैसे दीवाने के ख्वाब दिखा रही हैं आप? वो किताब बिल्कुल चेहरे के करीब ले गया। बारी, समझो ना, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ बाबा साहब और बड़ी अम्मी का मसला नहीं, बल्कि आजकल तो पप्पा भी घर पर हैं। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कॉलेज जाने को। बारी प्लीज़। मैं झूठ नहीं बोल सकता, उसूली मदद कर सकता हूँ। उसकी बेनियाजी में कोई फ़र्क नहीं आया। बड़े आए वहाँ से उसूल परस्त। अच्छा, अगर मैं मुंह में उंगली डालकर क्या कर दूँ फिर तो कह दोगे ना? मगर इतनी सुबह निकलेगा क्या? नाश्ते के बाद प्रोग्राम बनाइएगा। उसने उंगली में थूक लगाकर किताब का सफ़ा पलटा। वैसे आपकी छुट्टी बेकार ही जाएगी। आज तो मैं आपके खाला को नहरों वाला इलाका दिखाने ले जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, मैं भी चलूँगी? वो ठटकी। नहीं भाई, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा सैर का। वो इतनी सीरियस और नप्पी तुली बातें करने वाली, और कहाँ आप, एक ज़मीन की एक आसमान की बेरब्त गुफ्तगू। क्या बातें करती हैं, वाह वाह। उसने नकल उतारी। खाला मेरी हैं, बातें तुम सुनोगे? वो तैश में आ गई। अगर आप कहें तो आपको 2-4 सुनवा सकता हूँ, उसने सादगी से ऑफ़र की। देखना आप मुझसे बात करके। वो पाँव पटकती आगे बढ़ी। अगर कभी ऐसी गलती सरजद हो गई तो क्या होगा? वो मुस्कुराया। खून पी जाऊंगी तुम्हारा। वो घुर्राई। कोई बात नहीं, मैं शाम के अखबार में आपकी सच्ची कहानी शुरू करवा दूंगा, किस्तवार। आदमखोर बनने से पहले। कैसा उन्वान है? बिल्कुल तुम्हारी तरह बदशक्ल। वो रुक कर पुंकारी। बारी बहुत कोशिश के बावजूद अपने बुलंद कहकहे पर काबू न रख सका था। हॉल कमरे में भगदड़ मच गई थी। वक्त पर सोने की वजह से वो आलय सुबह बेदार हो गई थी। नमाज़ पढ़ी क्योंकि सूरज तुलू होने वाला था, इसलिए पहले नमाज बाद में सुबह के गसल का एहतमाम किया। कल्फ लगे शलवार, कॉटन के खड़खड़ाते हुए सफ़ेद कुर्ता शलवार और चौड़े से दुपट्टे में मलबूस जैसे शहर के एहतमाम का हिस्सा हो रही थी। बाल सूखते ही इमारत के बाईं तरफ कमरों की तरफ आ गई थी। लड़कों की सुबह की भाग दौड़ अपने उरूज पर थी। टीवी ऑन था। सुबह की नशरियात से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा था। यार, टीवी की आवाज़ आहिस्ता करो, रफ़ी का बड़ा अच्छा गाना शुरू हुआ है। समर ने झल्लाकर वहाज को मुखातिब किया था। वो रेडियो से चिपका बैठा था। आपकी फरमाइश सुन रहा है, गद्दार कहीं का। नदीम ने खिंचाई की। दुपट्टे रंगने की तरकीबें सीख रहे हो मुहिब्बे वतन? कश्मीर में जाकर लड़ो। बड़ा आया जंगजू मुजाहिद, खुद तो जैसे रेस्ट पर आया हुआ है। उसने जवाबन नदीम को दबोचा। यार, कितनी बार कहा है कि जब रेज़र तबाह किया करो तो इन्फॉर्म कर दिया करो। छोटे भैया झुलाते हुए वहाँ दाखिल हुए और मिनहाज पर बरसने लगे, जो उनका रेज़र इस्तेमाल करते हुए कई बार पकड़ा जा चुका था। बद अच्छा बदनाम बुरा, क्या ज़रूरी है कि इस बार भी मुजरिम मैं ही हूँ? वो बेबसी की तस्वीर बन गया।
तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता, छोटे भैया ने पूरे यकीन अंदाज में कहा। क्यों, क्या इन सब ने मजनू लेक बना ली है? दाढ़ियाँ रखेंगे? नदीम की ज़ुबान पर कुछ न कुछ फिसल जाता और उसके बारे में सबको ही पता था कि एक नंबर का काहिल है, बार्बर से शेव बनवाता है। वो बेसाख्ता हंस दी थी धीरे से, मगर अमीर ने देख लिया था। बेचारा बगैर कमीज़ के बेतकल्लुफ़ हुलिये में बैठा अखबार पढ़ रहा था। शेर आया, शेर आया, उसने रोनी शक्ल बनाकर आवाज़ निकाली। आएगा तभी भागेंगे। फरहान तो वैसे ही ढीठ मशहूर था। तब वो खखारती हुई बाकायदा अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने बड़े एतमाद से हाज़रीन को सलाम किया। जो जहाँ था वहीं जम गया। छोटे भैया को तो ये भी याद नहीं रहा कि उनके आधे चेहरे पर क्रीम का झाग लगा हुआ था। समर को रफ़ी भूल गया, जो कांधों पर तौलिए डाले घूम रहे थे। उन्होंने तौलिए अच्छी तरह लपेट लिए। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस तरह के सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। वो वाकई शर्मिंदा हो गई। मैं तो जवाद के पास आई थी, नज़र नहीं आ रहा वो। उसने तवील व अरीज़ हॉल पर नज़र दौड़ाई। वो हकीम सईद बनने की तैयारियां कर रहा है। 2 मील पैदल आने की, 2 मील जाने की, नदीम ने तफसीलन जवाब दिया। ओह, मॉर्निंग वॉक, गुड। उसे भांजे की सेहतमंदाना आदत जानकर खुशी हुई। कितने बजे तक आ जाता है? उसने नदीम ही को मुखातिब किया। आता होगा, बहार ने बड़े सलीके से जवाब दिया। आप? खाला हूँ जवाद की। खाला? 2-4 हैरत आमेज़ आवाज़ें बुलंद हुई। जी, बताया था जवाद ने कि उसकी खाला आई हुई हैं, छोटे भैया ने कहा। मगर हमें तो मालूम नहीं था। खैर, समर ने शाने उचकाए। एक बात बताइए, क्या हम सबको भी खाला ही कहना चाहिए? वहाज को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। वैसे ये इस हवेली का सबसे भयानक हादसा है। मनहाज ने उसके सरापे पर नज़र डाली। छोटे भैया उसे घूर कर रह गए। शेव मुकम्मल कर लीजिए, कहीं भूल गए तो हम सबको भी फंसवा देंगे। कल को फैशन चल पड़ेगा आदि शेव का। नदीम उनके कान में मन बनाया। वो खतरे खिसिया के बाथरूम की तरफ बढ़ गए। आप जो चाहे कहिए, जवाद आपके बरादर अजीज़ हैं। उसूलन तो आप सब मुझे खाला ही कहें। उसकी हंसी में बला का एतमाद था। आप बिल्कुल मिसफिट हैं इस रिश्ते के लिए। अमीर ने बड़ी तेज़ी से इजहार नापसंदीदगी किया। मर्दाने जनाने अलग होने पर आप लोगों का ये हाल है। उसे बहुत हंसी आ रही थी। इसी वजह से ये हाल है। मुसव्वर ने बहुत सोच समझकर हिस्सा लिया। एक फरमाइशी कह कहा पड़ा। आप ज़रा एनओसी तो चेक कराइए। नदीम आगे बढ़ा। एनओसी? उसने हैरत से पूछा। हालांकि समझ तो गई थी कि ज़रूर मजाक ही हो रहा होगा। बाबा साहब जारी करते हैं। आपको चाहिए था बैच की शक्ल में दुपट्टे पर लगा लेती, ताकि हमें भी इत्मीनान रहता कि कोई गैर कानूनी मुलाकात नहीं हो रही है। नदीम ने उसे बैठने के लिए मोढ़ा पेश किया। शुक्रिया। वो मोढ़ा मज़ीद सरका कर बैठ गई। मेरे ख्याल में एनओसी का ताल्लुक़ उन लोगों से होता है जो रियासत के शहरी होते हैं और रियासत से शहरियत के मखसूस फ़वाइद हासिल करते हैं। पॉलिटिक्स? समर ने हैरत से नदीम की सिम देखा। उसने भी शाने उचका दिए। भाई, मैं आपके घर में हूँ, यही मेरा एनओसी है। आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर आप लोगों के दरमियान हूँ। मेरे ख्याल में मैं मुतमईन ही हो जाऊँ। वह आज एक कुर्सी पर गिर गया। दरअसल जवाद मिल ही नहीं पा रहा। एक के बाद दूसरे काम से कहीं चले जाते हैं और मुझे बहुत कोफ्त हो रही है। उसी वक्त जवाद मियाँ ट्रैक सूट में अंदर दाखिल हुए। उसके पीछे पीछे मखमी सा मुलाजिम जूस का गिलास लिए आ रहा था। माहिन की आंखों में मोहब्बत और अपनायत की रोशनी सी कुन गई। जवाद के चेहरे पर हैरत आमेज़ तासरात नमूदार हुए। वो ठटक कर रुक गया। आप? तो क्या करें, खुद आप हमारे पास आए नहीं, हम खुद चल कर आए हैं, तो जनाब फिर भी हाथ नहीं लगते। उसने प्यार से उसकी सिम देखकर शिकवा किया। रात में आपकी वजह से जल्दी आ गया था। कितनी जल्दी? उसने बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देखा और गोया झूठ पकड़ने की कोशिश की। 9:30 बजे आपके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, कोई आवाज़ ही नहीं आई। हाँ, हो सकता है, शायद मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। फिर मैं 15 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा आया, दरवाज़ा नॉक किया, फिर कोई आवाज़ ही नहीं आई। ये सोचकर ज़्यादा ज़ोर से नॉक नहीं किया कि आप सो न गई हों। उस वक्त तो मैं गालिबन यावर भाई से बात कर रही थी। हाँ, हो सकता है मैं सो गई हूँ और मुझे पता न चल सका नॉकिंग का। बहरहाल ये सुनकर मेरा सेरो खून बढ़ गया कि तुम्हें इस दर्जा ख्याल आया, वरना मैं तो यही समझी थी कि तुम्हें परवाह भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो हंस दिया। खैर, पहले तो ये जूस पियो, उसने बिल्कुल मादराना अंदाज में कहा था। आप लें ना प्लीज़, और मंगा लेते हैं। उसने गिलास माहिन की तरफ बढ़ाया। मैं तो बेड टी ले चुकी हूँ, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रही। वो धीरे से हंस दी। जवाद ने जूस के घूंट भरने शुरू कर दिए। कहाँ कहाँ की सैर की आपने? कल बारी के साथ गई थी, आज भी जाने का प्रोग्राम है, तुम चलोगे? सॉरी, आज कचहरी जाना है, बहुत ज़रूरी है बाबा साहब।
माशाअल्लाह, इतने सारे लोग मौजूद हैं, कोई और चला जाएगा कचहरी। उसे सरासर अजलिंग महसूस हुआ, एकदम बुझ गई थी। बाबा साहब जिसे काम सौंप दें उसे ही मुकम्मल करना होता है, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। ये बहुत लाडले हैं बाबा साहब के, मिनहाज ने मुतल्ला किया। वो तो मैं देख रही हूँ, दोपहर का, रात का, किसी वक्त का खाना तो वक्त पर नहीं खाता, उसने तिनक के कहा। बे माँ के बच्चों पर हद है कोई जुल्म की। रोशी बता रही थी, दिन के उजाले में तो भाई नज़र ही नहीं आते। तुम तंग नहीं पड़ती इस ज़ालिमाना लाड प्यार से? उसे गुस्सा आ गया था। ऐसी फितरी अपनायत के इजहार ने जैसे जवाद का दिल मोह लिया। आपको नहीं पता, बड़े टूर हैं इसके, डीसी का बेटा है, सबकी नज़रों में रहता है, आप तरस न खाएं। हम सब तो इससे जलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। फरहान ने सूरत हाल क्लियर करने की कोशिश की। ये सारे काम प्रोग्राम बनाकर करता है, बनने से पहले भी प्रोग्राम बनाएगा। अमीर को फरहान से खासी पुरखाश रहती थी। माहिन बेसाख्ता हंस पड़ी। उफ़ खुदा, कितने दिलचस्प हैं ये लोग, बल्कि सारा घर। अब समझ में आया बज्जो का मैके में दिल क्यों नहीं लगता था। बज्जो? जवाद ने उनकी सिमत सवालिया नज़रों से देखा। तुम्हारी अम्मी भाई, हम सब बहन भाइयों की बज्जो, उसने बताया। ओह, वो खामोश सा हो गया। माहिन को अफसोस हुआ कि उसकी माँ का जिक्र छेड़कर खामखा उदास कर दिया। वैसे आपको शायद ये सुनकर खुशी हो कि खैराबाद के प्रोग्राम में मैं भी शामिल हूँ। सच? माहिन को बेइंतहा खुशी हुई। बिल्कुल सच। अभी पापा मेरे साथ ही थे, मुझे कह रहे थे कि मुझे ज़रूर चलना है। अब आएगा मज़ा तो, वरना मैं सोच रही थी जब तुम्हारे नाना जान मुझसे पूछेंगे कि भांजी भांजे के साथ कैसा वक्त गुजारा, तो क्या जवाब दूंगी। पापा तो बता रहे थे नाना जान भी आ रहे हैं। हाँ, मगर अभी देर है उनके आने में। रोशी भी तुम्हारे साथ होगी? पता नहीं, पापा ने तो कोई जिक्र नहीं किया। बारी के मुतालिक अलबत्ता कह रहे थे कि शायद वो हमारे साथ चलेगा, उसे बाबा साहब का कोई काम भी करना है उधर। वही मैं सोच रहा था, बगैर किसी भारी वजह के बारी साहब यहाँ से हिल कैसे सकते हैं? वो तो बाबा साहब के ऑक्सीजन मास्क है। समर ने ज़रा सी देर में खासा गौर व खौस कर लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करो। वैसे तो मैं मामा बिल्ली को बता कर आई थी, अगर वो बताना भूल गई होंगी तो सब यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक सो रही हूँ। वो बाहर निकल गई। बड़ी बोल्ड खाला है यार। खाला? छोटे भैया तौलिए से सर रगड़ते हुए हॉल में दाखिल हुए। आपको सूट नहीं कर रहा ये रिश्ता, आप उन्हें सिर्फ मेरी खाला रहने दें। जवाद शर्ट उतारते हुए तकरीबन झुल्ला कर बोला। यार, बड़े लकी हो, ऐसी शानदार खाला। अल्लाह हर किसी को ऐसी हज़ारों खालाएं दे। अमीर ने दुआए अंदाज में हाथ बुलंद किए। तमन्नाएं करने से गर्ज है, नतीजे की तरफ ध्यान नहीं देता। हज़ारों खालाएं, साली आधी घर वाली होती है। इंसान को थोड़ी बहुत हमदर्दी अपने बाप से भी होनी चाहिए। नदीम ने झाड़ बिलाई। उसी वक्त खोकर ने अंदर आकर नाश्ता लगने की इतला दी और अब नए सिरे से आपाधापी शुरू हो गई। हर एक पर इज्जत सवार थी। उसकी ख़ास वजह ये थी कि बाबा साहब अक्सर उन्हीं सब के साथ नाश्ता करते थे। हाँ जी, तो ये था आज का एपिसोड। और लड़कों की जो टीम है, यानी जो लड़कों का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। लड़कियाँ एक दूसरे को सिर्फ ताने मार रही थी और एक दूसरे को चिढ़ा रही थी, एक दूसरे की कमियां निकाल रही थी। और गुल्लो आपा थोड़ी बहुत आपा जैसी हैं, प्यार करने वाली। लेकिन लड़कों की टीम जो है वो ज़्यादा मज़ेदार है, उनकी बातें ज़्यादा मज़ेदार थी। और उन्हें और कोई नहीं मिला, सीधा खाला पर ही चले गए वो लोग तो। और बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, टाटा, बाय।